हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 21 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाइना में यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली चीन में यूएन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है सिद्धार्थ चैटर्जी को। किसको? सिद्धार्थ चैटर्जी। ये देखिए, ये हैं सिद्धार्थ चैटर्जी। रिसेंटली चीन में यूनाइटेड नेशन द्वारा इनको रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है। अभी तक सिद्धार्थ चैटर्जी जो थे वो केन्या में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा, ये जो रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर होता है काम क्या करता है? जिस भी कंट्री में ये अपॉइंट होता है, यूनाइटेड नेशन के जो भी डेवलपमेंट इशूज़ होते हैं उनके रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन करता है यूएन का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। तो आप देखिएगा, चाइना में यूएन के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कौन अपॉइंट हुए हैं? सिद्धार्थ चैटर्जी। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में है। टोटल 193 मेंबर्स इसके मेंबर हैं और सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली माउंट एटेना, इसमें बहुत बार यानी मल्टीपल टाइम्स वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया है। आपको बताना है माउंट एटेना किस कंट्री में लोकेटेड है। तो माउंट एटना ये लोकेटेड है इटली में। कहाँ पे? इटली में माउंट एटना लोकेटेड है। काफ़ी समय से ये एक्टिव है। देखिए, एक्टिव वॉल्केनो तो ये हमेशा से रहा है, लेकिन काफ़ी समय से इसमें बार बार इरप्शन हो रहा है, तो इसलिए चर्चा में है। आप देखिएगा, माउंट एटना ये ज्वालामुखी इटली में है। इटली में ही एक और ज्वालामुखी है, उसका नाम है माउंट स्ट्रॉम्बेली। माउंट स्ट्रॉम्बेली, इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, या फिर मेडिटेरेनियन भूमध्य का प्रकाश स्तंभ माउंट स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। वो भी इटली में है। देखिए, ये जो माउंट एटना है ये इटली में एक सिसिली करके टापू है उस पर है, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। इटली की बात करें तो मैप में देख लीजिए, ये है इटली। कैपिटल क्या है इसकी? रोम, जहाँ पे FAO का हेडक्वार्टर है। करेंसी क्या है इटली की? लीरा। और जो इटली के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? सर्गियो मैटारेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स से ही ITBP के फर्स्ट ADG बनने वाले पर्सन कौन हैं? तो ITBP में फोर्स के माध्यम से ही फर्स्ट ADG बने हैं मनोज सिंह रावत। फोर्स के माध्यम से ही देखिए, अभी तक जो एडिशनल यानी अतिरिक्त महानिदेशक, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल अपॉइंट होता था ITBP में, वो कोई IPS कैडर का DGP रैंक का अधिकारी होता था और उसको डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ITBP में ही काम करते हुए किसी पर्सन को प्रमोट करके ITBP का ADG बनाया गया है। और ऐसे पहले पर्सन कौन बन गए हैं? मनोज सिंह रावत। आप देखिएगा, ITBP के इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है? तो SS देसवाल, सुरजीत सिंह देसवाल। ITBP की स्थापना कब हुई थी? 1962। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और अब ITBP के फर्स्ट प्रमोटेड ADG कौन बन गए हैं? मनोज सिंह रावत। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल कौन है? सुरजीत सिंह देसवाल, SS देसवाल। इतना याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है, 2022 में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो 2022 का ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड द्वारा होस्ट किया जाएगा। इसके द्वारा? न्यूजीलैंड। ये देखिए, हैमिल्टन में होगा 2022 का वुमेन वर्ल्ड कप बाय ICC। पहले ये वर्ल्ड कप जो होना था ये 2021 में होना था, अब ये कोविड-19 क्राइसिस के चलते हुए 2022 में होना है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। ये ICC वुमेन वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 से। कहाँ से? इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। हर 4 साल में ये होता है। 2017 में लेटेस्ट एडिशन हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया था। इसको कंडक्ट करवाता है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ICC में टोटल 104 मेंबर हैं। ICC के चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से ही बिलोंग करते हैं। और ICC के CEO कौन है? मनु सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास प्लस जो कि एक एड टेक स्टार्टअप है, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है क्लास प्लस। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो क्लास प्लस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। कौन बने हैं? सौरव गांगुली। ये देखिए, ये हैं सौरव गांगुली, ये क्लास प्लस इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही सौरव गांगुली को जो JSW स्टील है, JSW स्टील, सौरव गांगुली और ऋषभ पंत दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके अलावा आमिर खान, इनको सीएट टायर्स और वेदांतु, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है,
इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। और 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल स्थापित किया जा रहा है? तो रिसेंटली गुजरात में एक फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल सेटअप किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा। पर्पस क्या है? लोगों को फायर सेफ्टी के विषय में अवेयर करेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्टल है, टोटल 3 कैटेगरी होंगी उसमें। एक होगा जनरल, दूसरा होगा एडवांस और तीसरा होगा स्पेशलिस्ट। यानी इन 3 तरह की नॉलेज मिलेगी इस फायर सेफ्टी पोर्टल में। 26 जनवरी 2021 को लॉन्च हो जाएगा ये फायर सेफ्टी पोर्टल। तो आप देखिएगा, गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस किया है इन्होंने कि फायर सेफ्टी कंप्लायंस एक पोर्टल सेटअप किया जाएगा। गुजरात की बात करें तो ये मैप में देख लीजिए, ये है गुजरात। रिसेंटली पीएम मोदी ने वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का इनॉग्रेशन किया है, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 30 गीगावाट या फिर 30,000 मेगावाट। देखिए, गुजरात के कच्छ में इस हाइब्रिड एनर्जी पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है। उसके अलावा क्या देखिएगा, इंडिया में लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी इंडियन बैंक ई वायर सॉफ्टेक के साथ मिलकर केरला स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रही है? तो यस बैंक प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रही है केरला स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत। किसके साथ मिलकर? ई वायर सॉफ्टेक। ये एक टेक्नोलॉजी फर्म है ई वायर सॉफ्टेक। इसके साथ मिलकर जो यस बैंक है वो केरला स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रही है। तो इसमें क्या होगा, आप पे कर दीजिए, फैसिलिटी का फ़ायदा उठा लीजिए, उसके बाद आप बैंक को पेमेंट करते रहना। तो ई वायर सॉफ्टेक इसके साथ मिलकर यस बैंक कुछ प्रीपेड कार्ड लॉन्च करेगी केरला स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत। यस बैंक की बात करें तो 2004 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। और आप याद रखिएगा, कुछ समय पहले ही यस बैंक ने युवा पे वॉलेट लॉन्च किया है। क्या? युवा पे वॉलेट यस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा राज्य का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज मार्च 2021 में इनॉग्रेट किया जाएगा? तो बिहार गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? बिहार गवर्नमेंट द्वारा बिहार का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज इनॉग्रेट किया जाएगा मार्च 2021 में। देखिए, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, जो कि बिहार के रिसेंटली 22वें चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार। उनके द्वारा नेचर सफारी में एक ग्लास फ्लोर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन होना है कुछ समय में। देखिए, ऐसा नहीं ये देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज है, इसके पहले यानी देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना था। कहाँ पर? ऋषिकेश में। ये जो बिहार का ग्लास फ्लोर ब्रिज है, इसकी जो लंबाई है 85 फीट होगी और ऊंचाई जहाँ पे ये बन रहा है 200 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। बिहार की बात करें तो ये है मैप में बिहार। रिसेंटली बिहार में ही नितिन गडकरी द्वारा सोन रिवर पर एक कोइलवर ब्रिज बन रहा है। क्या? कोइलवर ब्रिज सोन रिवर पर बन रहा है। इसका इनॉग्रेशन बिहार में नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। सीएम कौन है बिहार के? नितिन गडकरी। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और आप देखिएगा, बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में जो G7 समिट होनी है, जिसका 47वां एडिशन होना है, आपको बताना है कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी। तो 2021 में G7 का 47वां एडिशन यूके द्वारा होस्ट किया जाएगा। इसके द्वारा? ब्रिटेन द्वारा। यूके द्वारा G7 का 47वां एडिशन 2021 में होस्ट किया जाना है। 46वां एडिशन 2020 में किसके द्वारा होस्ट किया जाना था? यूएस द्वारा, लेकिन कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया गया। उसके पहले यानी 45वां एडिशन फ्रांस के बियारिट्ज में ऑर्गेनाइज किया गया था 2019 में। पीएम मोदी इसके चीफ गेस्ट भी बने थे। अब 47वां एडिशन G7 ग्रुप का यूके द्वारा होस्ट किया जाएगा 2021 में। और ख़ास बात क्या है, पीएम मोदी इसके भी चीफ गेस्ट बनेंगे, तो आप ये जरूर रखिएगा। देखिए, G7 की बात करें तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये G7 की मेंबर हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान, ये 7 मेंबर हैं G7 ग्रुप के। G8 में इसमें रसिया भी शामिल हो जाता है। और ये 8 कंट्री के बाद ये 12 और शामिल हो जाएं अगर, तो बन जाता है G20। तो आप देखिएगा, G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी G6 के रूप में। बाद में इसमें रशिया भी शामिल हो गया, कनाडा भी शामिल हो गया। लेकिन आप देखिएगा, एग्जाम में आपसे ये पूछते हैं कि G7 जो ग्रुप है, पहले ये G8 था,
आपको बताना है G8 से रशिया कब अलग हुआ था, तो 2014 में रशिया अलग हो गया था G8 से, जिसके बाद ये G7 बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 का जो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज है वो आज चेकर्ड ब्रिलियंस के लिए दिया गया है किसको, यानी एक बुक है आज चेकर्ड ब्रिलियंस, इस बुक के ऑथर को 2020 का कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज दिया गया है। आपको बताना है आज चेकर्ड ब्रिलियंस बुक को किसने लिखा है, तो इस बुक को लिखा है जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के MP हैं, जयराम रमेश रह चुके हैं। इनके द्वारा आज चेकर्ड ब्रिलियंस बुक को लिखा गया है, जिसके इनको 2020 के कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज इसका 3rd एडिशन है इस बार, जो 2020 में दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो न्यू इंडिया फाउंडेशन द्वारा कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज दिया जाता है। इस बार 2 लोगों को ये बुक प्राइज दिया गया है, एक है जयराम रमेश, दूसरे कौन है, अमित आहूजा। अमित आहूजा की एक बुक है, उसका नाम है देखिएगा मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, इस बुक को लिखा है अमित आहूजा ने। और दूसरी बुक है अ चेकर्ड बैलेंस, इस बुक को लिखा है जयराम रमेश ने। इन दोनों बुक को इस बार का कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज दिया गया है, यानी इन दोनों बुक के राइटर्स को। जयराम रमेश की एक और बुक इस समय चर्चा में बहुत ज़्यादा है, द लाइट ऑफ एशिया। ये द लाइट ऑफ एशिया का पोइटिक वर्जन जो है उसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन है एक तरह से, तो आप वो बुक भी याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकार्डो रिको, इसे इटली पर लाइफ टाइम बैन लग गया है एंटी डोपिंग एजेंसीज द्वारा। आपको पता है रिकार्डो रिको किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो रिकार्डो रिको इटली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, इटली से बिलोंग करते हैं रिकार्डो रिको। ये एक साइकिल रेसर हैं रिकार्डो रिको, इन पर इटली की एंटी डोपिंग एजेंसीज ने लाइफ टाइम बैन लगा दिया है, क्योंकि 2008 में जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेस होती है फ्रांस में होती है, टूर डे फ्रांस, क्या होती है रेस का नाम क्या है, टूर डे फ्रांस। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बाइसिकल की रेस है। इस दौरान 2088 में रिकार्डो रिको ने कुछ सब्सटेंस ऐसे लिए थे जो डोपिंग के हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसको देखते हुए लाइफ टाइम बैन का बैन लगा दिया गया है रिकार्डो रिको पे, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं और बाइसिकल चलाते हैं, आप इतना जरूर याद रखिएगा। और ये जो टूर डे रेस होती है, टूर डे रेस फ्रांस की, ये जो है आल्प्स माउंटेन्स नहीं है उन पे होती है, आप इतना जरूर याद रखिएगा। टूर डे फ्रांस साइकिल की सबसे बड़ी रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया को करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में किस कंट्री द्वारा शामिल किया गया है, तो करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट USA जारी करता है। कौन जारी करता है, USA। देखिए करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट, इसमें उन कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है जो अपनी करेंसी को डॉलर के सापेक्ष मैनिपुलेट करती रहती हैं। अभी तक चाइना जापान जैसी कंट्रीज इसमें थी, पहले इंडिया एक बार इसमें और भी शामिल हो चुका है, लेकिन अक्टूबर 2018 में इंडिया को बाहर कर लिया गया था। बाद में अब इंडिया को फिर से करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये जो करेंसी मैनिपुलेशन वॉच लिस्ट है इसको US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा रिलीज़ किया जाता है। USA की बात करें तो रिसेंटली 46 प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, मतलब कि इलेक्ट हुए हैं, जो बिडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन USA के 46 प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस USA की फर्स्ट इंडियन ओरिजिन की वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और ये दोनों लोग इस बार के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किए गए हैं। यह क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ADB के साथ रिसेंटली $4.21 मिलियन का एग्रीमेंट किया है। आपको पता है ये $4.21 मिलियन का जो एग्रीमेंट किया गया है प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनांसिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, ये किस स्टेट गवर्नमेंट के लिए किया गया है, तो प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनांसिंग फैसिलिटी इसको त्रिपुरा के लिए सेटअप किया जा रहा है। किसके लिए, त्रिपुरा के लिए। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट और ADB के बीच में $4.21 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ। कितना, $4.21 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, जिसके द्वारा त्रिपुरा के लिए एक प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनांसिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट कई बार आधे बने हुए रह जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोजेक्ट रेडीनेस फिनांसिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी त्रिपुरा के लिए, और इसके लिए ADB और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में $4.21 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है। ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापना हुई थी। टोटल 68 मेंबर है, कितने, 68। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में। और प्रेसिडेंट कौन है ADB के, मसत्सुगु अस्कवा। वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है फेमस पर्सनालिटीज़, रिसेंटली इनका निधन हो गया।
पहले हैं डी.ई. एथिराज, ये देखिए ये हैं डी.ई. एथिराज, इंडिया के जाने माने फुटबॉलर थे डी.ई. एथिराज। डी.ई. एथिराज कर्नाटका से बिलोंग करते थे, रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? एम.जी. वैद्य, ये देखिए ये हैं एम.जी. वैद्य, आपने इनको कई बार देखा होगा। ये आरएसएस से बिलोंग करते थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, यहाँ तक कि एमएलए भी थे महाराष्ट्र में, और संस्कृत के जाने माने स्कॉलर थे एम.जी. वैद्य। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो डी.ई. एथिराज और एम.जी. वैद्य दोनों को याद रखिएगा, पहले थे आपके कर्नाटक से और दूसरे थे महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा। आपको पता है ना इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो पावर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट क्रिएट करने के लिए इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, और इसका इनॉग्रेशन किया है आर.के. सिंह ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पावर मिनिस्ट्री। तो इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पावर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। और गुरुग्राम में ही क्यों स्थापित किया जा रहा है? क्योंकि NISE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इसके कैंपस में ही ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जो पावर सेक्टर में लोगों को प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करेगा। आप यह देखिएगा, पावर सेक्टर में स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, और इनॉग्रेशन किया गया है आर.के. सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पावर। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रांस के स्नाइडर ग्रुप की हेल्प से सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेटकॉन का 75th एडिशन है, रिसेंटली इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो नेटकॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज, इसका 75th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में, जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है वहीं पर नेटकॉन का 75th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। और नेटकॉन के इस 75वें एडिशन को इनॉग्रेट किसने किया है? तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज, इसके 75th सेशन को इनॉग्रेट किया है। ये जो 74th एडिशन इसका हुआ था वो कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था नेटकॉन का। ये जो नेटकॉन की कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है, इसमें लोगों को टीबी और चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ के विषय में अवेयर किया जाता है। देखिए 74th चेन्नई में हुआ था, 75th इंदौर में हो रहा है। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था? तो 1939 में नेटकॉन का फर्स्ट एडिशन हुआ था न्यू दिल्ली में। नेटकॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज़, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन कौन है? प्रोफेसर सुनील कुमार। देखिए इंडिया और टीबी बहुत पुराना नाता है। इंडिया का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना। इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जैसे निश्चय पोषण योजना, ये टीबी से रिलेटेड है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, HDFC बैंक के नए CRO चीफ रिस्क ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो HDFC बैंक इस समय बहुत चर्चा में है। 300 करोड़ का घोटाला हो गया, उसके बाद 10 लाख की पेनल्टी लग गई, और उसके बाद RBI ने कई सारे इंटरनेट रिलेटेड इसके जो प्रोसेस चल रहे थे उनको होल्ड कर दिया। तो इसको देखते हुए HDFC बैंक ने सन्मय चक्रवर्ती, ये हैं सन्मय चक्रवर्ती, इनको अपना चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। अभी तक चीफ रिस्क मैनेजर थे सन्मय चक्रवर्ती, अब ये चीफ रिस्क ऑफिसर होंगे। तो आप देखिएगा सन्मय चक्रवर्ती को 3 वर्षों के लिए HDFC का चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जिमी टाटा को रिप्लेस कर दिया है। HDFC की बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। CEO कौन है? शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रांड इंडिया मिशन, ये इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है, किस मिनिस्ट्री द्वारा? तो ब्रांड इंडिया मिशन इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा ब्रांड इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके। एक तरह से आप कह सकते हैं लोकल टू वोकल, इस थीम को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है हमारे पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। तो आप याद रखिएगा, ब्रांड इंडिया मिशन कॉमर्स मिनिस्ट्री का मिशन है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।